हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीधा सीधा नौकरी के एग्जाम में आपसे पूछने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट अपन कर लेंगे और अपनी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन पहला है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। बात वही है, यानी कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करो। पहले तो इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाओ और फिर उनको सोल्व कर दो, कोई सही मेथड से, एलिमिनेशन से करो, चाहे मतलब विलोपन से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वजह गुणन से करो, वो आपकी इच्छा है। इसका फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। यानी कि जो रितु नाम की लड़की है वो धारा के अनुकूल का मतलब है डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। धारा का मतलब यहाँ पर यह है, ऐसा मान लो कि जैसे पानी है, पानी के अंदर नाव चल रही है, बोट, फिर वो पानी के जैसे जिस तरफ ऐसा बहाव, जिस तरफ हवा जो पानी का बहाव होगा उस तरफ चल रही है, धारा की दिशा में, उसे बोलते हैं। और पीछे से अगर और स्पीड बढ़ेगी तो, अभी मैं 2 बातें सिखाऊंगा इसके अंदर जो अपन ने पहले पढ़ी थी। हाँ, जहाँ पर मैंने आपको एक नोट लिखवाया था वो नोट अभी पहले ठीक कर लो। वो नोट मैंने ये लिखवाया था कि अगर अपन जो कारें थी दोनों एक ही दिशा में कार जा रही थी और एक कार इधर से जा रही थी, एक कार इधर से आ रही थी, आमने सामने, ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। उस टाइम पर जो नोट लिखवाया था ना, उसी के नीचे लिखना ये वाला कि जब अपन धारा की दिशा में चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर 2 बातें हैं, अनुकूल, तो यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ पर अगर ये है धारा की दिशा, जैसे कि आप साइकिल से चल रहे हो, कहीं पर भी साइकिल लेके जा रहे हो और पीछे से तेज हवा आती है तो साइकिल का भी नोटिस करना और ज़्यादा इजी चलती है अगर तेज हवा आती हो तो, ठीक है। इसका मतलब जब धारा की दिशा की बात चले पानी में, ऐसे में, ठीक है, तो हमेशा सेम डायरेक्शन के अंदर जो स्पीड है वो बढ़ेगी। ध्यान रखना, स्पीड बढ़ेगी, एड होगी, ध्यान रखना, स्पीड बढ़ेगी। उल्टा है इसमें, वहाँ पर सेम डायरेक्शन के अंदर माइनस हो रही थी और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो रही थी। कब? जब मैंने 2 कारों वाली बात बताई थी, वो कार की बात थी। खुद सोच के देख लेना, वो तो जब कारें एक स्पीड में चलेगी तो एक तो माइनस होगी, आमने सामने हो तो प्लस होगी। लेकिन यहाँ पर धारा की दिशा अगर सेम डायरेक्शन में है तो बढ़ेगी, और इधर से आप साइकिल लेके जा रहे हो, इधर से हवा आ रही है तेज़, तो आपकी स्पीड हमेशा कम होगी, यानी कि घटेगी। ध्यान रखना, बहुत बड़ा फ़र्क है। कारों वाले केस में अलग सिस्टम चलेगा, और जब बोट की बात हो, नाव की बात हो, ऐसी करंट की बात हो, तो सब यहाँ पर ये मामला है, ठीक है ना। ये उसी नोट के नीचे होता है ना, ताकि डाउट क्लियर रहे बस। तो यहाँ पर रितु नाम की लड़की है, वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में, धारा के अनुकूल का मतलब जिधर धारा है उधर ही चल रही है, वो 20 किलोमीटर तैर लेती है पानी में, क्योंकि जिधर वो पानी का बहाव था उसको काफ़ी इजी लग रहा था। फिर वो धारा के प्रतिकूल, वही 2 घंटे की बात है, एक तो 2 घंटे में तैरी जब इधर सीधी उधर ही उसका बहाव था पानी का, ऐसा मान लो, और वो भी उसको इजी पड़ गया। फिर 2 घंटे फिर तैरी जब ऑपोजिट गई, उधर से तो धारा का मतलब बहाव था पानी का सामने से गई, तब वो मात्र 4 किलोमीटर तैर सकी, ठीक है। वैसे तो आपको इस क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा कि किस में जोड़ना है, किस में माइनस होना है, ठीक है। तो उनकी स्तर जल में तैरने की चाल और धारा की, दोनों की मतलब, एक तो ऋतु की स्पीड क्या थी और एक उस करंट की स्पीड क्या थी। करंट का मतलब यहाँ पर वो पानी का बहाव से है, ठीक है। 2 बातें पूछी है, ये मैंने स्टेटमेंट पहले लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो, कि लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, यानी कि माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, हिंदी वाले से लिख देना किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही ये तो है स्थिर जल, मतलब जहाँ पर पानी बिल्कुल शांत है, मान लेते हैं स्थिर जल जो पानी, उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पानी की भी तो चाल होगी। अपन यहाँ पर कह रहे हैं कि धारा के अनुकूल, मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है, क्या स्पीड है पानी की नहीं पता, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं ऋतु की, तो धारा की, वो तो था ऋतु की चाल जब पानी स्थिर थी, और धारा ये है, यहाँ y माना है अपन ने, पानी को क्या माना है y, तो धारा की चाल को अपन ने माना है y किलोमीटर प्रति घंटा, और उस स्थिर जल के अंदर, बिल्कुल शांत जल के अंदर ऋतु की माना x किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ये 2 बातें अपन को लिखनी है, ऋतु की और धारा की, दोनों लिख दी। फिर 2 कंडीशन है, 2 बार तैर रही है 2-2 घंटे, लेकिन एक जब अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम, एक प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम।
तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, स्पीड ऑफ ऋतु डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ ऋतु अपस्ट्रीम। x प्लस वाई कराया मैंने, ध्यान रखना है, क्योंकि वो अनुकूल है। अनुकूल का मतलब एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन, प्लस प्रतिकूल अपस्ट्रीम यानी कि आमने सामने, माइनस। ये बातें आपको याद हो जानी चाहिए। 4 बातें अपन ने लिख ली। अब नीचे उसने बात कही 2 घंटे में, तो एक बार अपन बात कर रहे हैं ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतु डाउनस्ट्रीम। अब बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था DST, याद है DST, यानी कि दूरी बराबर एस का मतलब स्पीड, डी का मतलब डिस्टेंस, एस का स्पीड का मतलब चाल इनटू समय। ठीक है, चाल इनटू समय लिखवाया था। तो यहाँ पर अपन निकाल रहे हैं दूरी, तो चाल क्या है, ऋतु की। किसकी दूरी निकालने अपन, ऋतु की डिस्टेंस। ऋतु ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, कितने में, 2 घंटे में। तो दूरी का मतलब स्पीड कितनी है ऋतु की स्पीड है x किलोमीटर, सॉरी बात कर रहे हैं अपन अनुकूल दिशा में, हाँ, तो वो है x प्लस वाई, ये ऋतु की स्पीड है। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस वाई, ये चाल इनटू समय, कितना समय, 2 घंटे। ठीक है, ये x प्लस वाई इंटू 2, इस फॉर्मूले को भी साइड में लिख के आना, इस वजह से लिखा अपन ने। तो अब इस अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन क्या है, बहुत इजीली समझना। फर्स्ट कंडीशन यानी कि पहली शर्त ये है कि ये तो ऋतु की चाल, ये ऋतु का समय 2 घंटे में, ये देखो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। 2 घंटे में ये इस स्पीड से, 2 घंटे में इस स्पीड से, पूरी बात सुनना, 2 घंटे में इस स्पीड से 20 किलोमीटर तैरती है, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 20। या फिर 2, एक काम कर सकता था मैं यहाँ पर, इसको ये ना लिख के सीधा लिख देता, x प्लस वाई बराबर 20 अपॉन 2 को नीचे भेज दिया, तो x प्लस वाई बराबर 10। पहला समीकरण बन गया। ठीक है, वापस लिखेंगे, ऋतु द्वारा धारा के, ये तो अनुकूल लिखा था, अब अपन बात करेंगे प्रतिकूल तय की गई दूरी। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतु, ब्रैकेट में लिख देना अपस्ट्रीम। ठीक है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में। तो वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस, दूरी का मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है उल्टी दिशा में, x माइनस वाई। कितने घंटे तैर रही है, 2 घंटे, समय वही 2 घंटे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगी सेकंड कंडीशन। ठीक है, जैसा अपन ने ये लिख के फर्स्ट कंडीशन लिखा था, वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे सेकंड कंडीशन, यानी कि दूसरी शर्त। और दूसरी शर्त क्या है कि इस स्पीड से, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, इंटू 2, ये रहा प्रतिकूल, 2 घंटे में 4 किलोमीटर चल पाती है। कितनी चल पाती है, 4। इस 2 को इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 अपॉन 2, ये जो 2 नीचे आ जाएगा और इससे ही कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण सेकंड, फर्स्ट और सेकंड बन गया। आराम से दोनों को जोड़ते ही y से y कट रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है ना, दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये तो है x प्लस वाई बराबर 10, ये है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तो साइन चेंज होंगे नहीं, साइन नहीं चेंज नहीं होंगे तो y से तो y कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x बराबर 10 और 2 हो जाएंगे 12, 12। तो x की वैल्यू 12/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 आने का मतलब है, उसने क्या पूछा था, स्थिर जल में तैरने की चाल। तो x का मतलब स्थिर जल में तैरने की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और सारे आंसर दे देंगे, ये पहले एक बार पूरे y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 में रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक क्या कहता है, x की जगह 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। दोनों आंसर आ गए।
x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। क्या पूछा? धारा की चाल ज्ञात करो। धारा की चाल को माना था अपन ने y, एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द स्पीड ऑफ करंट, यानी कि अतः धारा की चाल को अपने y माना था, तो वो तो हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो धारा की चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक उसने पूछा ऋतु के, उसकी का मतलब यहाँ पर ऋतु है, स्थिर जल में तैरने की चाल, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो हो जाएगी स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ ऋतु, ठीक है, इन स्टिल वाटर, ठीक है, या फिर इस पर, हाँ ठीक है, स्टिल वाटर, ये वो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके आंसर हो गए, दोनों आंसर हो गए। और अगर और एक्स्ट्रा पूछे कि अनुकूल होती तो कितनी होती, तो दोनों प्लस हो जाती, माइनस हो जाती, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूछेगा भी नहीं, होता भी नहीं है। तो धारा की चाल तो थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऋतु की मान लो की चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखो सेकंड पार्ट, बहुत शानदार है सेकंड पार्ट भी, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। ये कह रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and that taken by 1 more alone. यानी कि एक महिला और एक पुरुष इस काम को कितने दिन में अकेले कर सकते हैं, वो अपन को बताना है। जबकि शर्त ये है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, एक कसीदे का काम है ये, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब कसीदे होता है ना, सिलाई जैसा होता है। तो वो कसीदे के काम को साथ साथ में 4 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलके, मैन और वुमेन दोनों मिलके, मतलब मेल और फीमेल मिलके 4 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 महिलाएं, ठीक है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष अगर ऐसे मिल जाएं तो इसी काम को 3 दिन में कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि एक एक पुरुष और एक एक महिला अगर काम करे इसी काम को, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आपको इसको पहले अपने को अच्छे से समझना है। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया पहले से टाइम बचाने के लिए कि लेट द वुमेन डू द वर्क, यानी कि माना कि एक महिला काम कर सकती है वो x डेज, क्योंकि अपन को जो पूछ रहा है वो अपन मान के चलते हैं x, और एक पुरुष अकेला कर सकता है y दिन में। इंग्लिश की हिंदी वाले लिख देना x दिन में, यानी x डेज, इन x डेज, y दिन में इन y डेज। बस ये हो गया अकेली महिला के लिए, ये अकेले पुरुष के लिए, ठीक है। अब कभी भी जैसे आप कोई काम करते हो, मैंने कह दिया कि आप 1 महीने में 30 काम करते हो, पूरी बात को समझना। 1 महीने में अगर आप 30 काम करते हो तो पर डे कैपेसिटी की बात करूं तो 1/30, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 महीने में ऐसा मान लो कि 30 काम करते हो तो 1 दिन में कितना करते हो, 1/30, मतलब वो पर डे कैपेसिटी हो गया आपकी, 1 दिन में किया गया काम हो गया। इस चीज़ को दिमाग में फिट बिठा लेना, बस बार बार इसको दिमाग में फिट बिठा लेना कि अगर अपन को एक काम, सपोज आप 40 एक काम मतलब ऐसा मान लो कि 40 दिन में कोई काम करते हो तो 1 दिन में कितना करोगे, 1/40, मतलब पर डे कैपेसिटी होती है वो। उस चीज़ को समझना। इसलिए महिला x दिन में करती है और पुरुष y दिन में करते हैं, लेकिन 1 दिन का क्या काम हो जाएगा, 1/x और 1/y दोनों का। देन 1 डेज वर्क ऑफ वुमेन, यानी कि तब एक महिला का 1 दिन का काम 1/x, देन 1 डेज वर्क ऑफ मैन, एक पुरुष का 1 दिन का काम 1/y, ठीक है। ये 1/x और 1/y हो गया दोनों का। अब बात है फर्स्ट कंडीशन की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन देखते हैं अपन। फर्स्ट कंडीशन का मतलब हो गया पहली शर्त। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि ये 2 महिलाएं 5 पुरुष, महिलाओं को अपन ले रहे हैं x हैं, ठीक है। तो 2 महिलाएं, पर डे का काम कितना है, पर दिन का, प्रत्येक दिन का, तो वो है 1/x। पूरी बात समझना, ये 1 दिन का काम है। कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 महिलाएं हैं भाई, ये 1 दिन का काम पहले अपन महिलाओं के लिए लिख रहे हैं। महिलाओं को अपन किसे दिखा रहे हैं, ये रहा 1/x है पर डे, और वो महिलाएं कितनी है, 2 जनी है। प्लस पुरुषों किससे दिखा रहे हैं, 1/y से, और वो पुरुष कितने हैं, 5, समझ गए। और ये दोनों मिलके, महिलाएं पुरुष, ये दो महिलाएं, ये उनका पर डे काम, 5 पुरुष, ये उनका पर डे काम, और काम को कर लेते हैं 4 दिन में। लेकिन यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ भी 1/4 लिखेंगे, ये गलती मत कर देना।
क्योंकि ये उस 4 दिन का एक दिन क्या बनेगा, 4, ऐसा मान लो कि 4 दिन है, 4 दिन लेकिन एक दिन के लिए 1/4 काम, ठीक है, मतलब उसका 1/4। ये क्योंकि इधर अपन पर डे कैपेसिटी लिख रहे हैं तो इधर भी 4 भी बटे में लिखा जाएगा, ध्यान रखना, भूल मत जाना, ठीक है। मतलब मैं इसको चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 2/x, या फिर रहने दो एज इट इज ही। अब अपन क्या मान लेंगे कि लेट 1/x बराबर p और 1/y बराबर q माना कि, ठीक है, जो अपन पहले मानते थे ना वही मेथड अप्लाई कर देंगे कि 1/x को मैंने p मान लिया और 1/y को q मान लिया, बस शानदार बन जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2p 5q और 1/4, ठीक है। और अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2, इस दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई, यानी एक बार लिखना है फिर भी ऐसे, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 8p 20q और 1, ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, ठीक है। इसी तरीके से अपन चलेंगे सेकंड कंडीशन पे, देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन का मतलब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त है 3 महिलाएं, महिलाओं की कैपेसिटी क्या है पर डे की 1/x, कितनी जनी है 3, प्लस पुरुष यानी कि मैन कितने हैं 1/y, कितने जने हैं 6, दोनों मिलके कितने दिन में काम को कर, 3 दिन, मतलब कि 1/3, क्योंकि पर डे कैपेसिटी वाला काम कर रहे हैं अपन। और बाकी वो तो सेम ही लिख सकते हैं आप सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, क्योंकि अपन 1/x को और 1/y को तो पहले p और q मान चुके, तो ये तो हो गया p यानी कि 3p, ये हो गया 6q और ये हो गया 1/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, तो ये तो हो जाएगा 9p, बारी बारी होगा 9p 18q और 1, ठीक है। चाहो तो नो कॉमन ले लो, में से जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे अपॉन वैल्यू बनेगी, फालतू मतलब नहीं है। इक्वेशन 2, इधर इक्वेशन फर्स्ट है, इधर इक्वेशन 2 है, दोनों को अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये 8p है, यहाँ पर 9p है, यहाँ पर 20q है, यहाँ पर 18q है। तो एलिमिनेशन अगर इसको अपन करना चाहें तो कैसे करें कि अपन p की वैल्यू को अपन एक साथ अगर करना चाहें तो 72 बन सकता है, 9×8 यानी कि 9×8 = 72, और ये भी 8×9 = 72, दोनों या तो ये कर लेते हैं, या फिर 18-20 का तो बहुत लंबा जाएगा। तो इससे अपन एक काम करते हैं कि अपन इक्वेशन फर्स्ट को तो 9 से कर देते हैं और इसको 8 से कर देते हैं, एक तरीका तो ये, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हो तो वो ईजी पड़ सकता है। तो अलग अलग मेथड है, आपकी जो मर्जी है उससे कर सकते हो। तो अपन कर लेते हैं एलिमिनेशन से, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। आपका होमवर्क है आप तीनों मेथड से करना, यानी कि विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि से अपन अगर करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को तो करना पड़ेगा 9 से बाय 9, एंड इक्वेशन जो 2 है उसको करना पड़ेगा 8 से। समीकरण 1 को 9 से व समीकरण 2 को 8 से गुणा करने पर, 1 को 9 से किया तो 9×8 = 72, 72p, किससे करें अपन 1 को 9 से, फिर ये हो गया 9×2 = 18, 180q और 9, जो 1 था वो 3 बन गया, ठीक है, जो 2 था वो 4 बन जाएगा, 2 को अपन को करना है 8 से, ये हो गया 72, 8×9 = 72, 8×9 = 64, 8×8 = 64, 6 कैरी 8 और 6 14, 144q और 8, ये बन गया 4, 3 और 4। अब देखो 72 कट सकता है, लेकिन कब, जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, 4 में से घटाने पर, तो वो हो जाएगा 72p + 180q बराबर 9, 72p + 144q बराबर 8, ठीक है ना। साइन चेंज माइनस करती है साइन चेंज, तो ये खत्म।
यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, Q बराबर 1। ठीक है, यानी कि 10 में से 4 गया तो 6, बच गया 7 में से 4 गया तो 3, फिर कुछ बचा नहीं, 1 में से 1 तो 0, और 9 में से 8 गया तो 1, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1/36। ठीक है, अब इस Q की वैल्यू को कोई से इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ Q पुट इन इक्वेशन 1, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो 8p प्लस 20Q की जगह 1/36 बराबर 1। 4 की टेबल से 4 नम 36, मतलब 4 9 36 और 5, तो ये हो जाएगा 8p 5/9 और 1, तो 8p इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8p इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 9, तो 9 माइनस 5, तो 8p की वैल्यू हो जाएगी 4/9, तो p की वैल्यू हो जाएगी 4/9, 8 आ जाएगा नीचे, इससे कट जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/18। ठीक है, 4 2 18, तो 9 2 18, तो p की वैल्यू 1/18 और अपने q की वैल्यू 1/36। लेकिन अपन को p और q नहीं चाहिए, अपन को तो x और y चाहिए, तो p और q निकालने के बाद x और y में अपन चलेंगे, तो 1/x को हमने माना था p और 1/y को हमने माना था q, तो 1/x बराबर p की जगह रख देंगे 1/18 और 1/y बराबर q की जगह रख देंगे 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 और y की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं इस काम को अकेले, देयरफॉर लिख देना आप, है ना, देयरफॉर यानी कि अतः जो महिलाएं हैं, मतलब जो वुमेन है, वो तो कर सकती है 18 दिन में, 18 डेज, और जो पुरुष हैं, जो मैन है, वो वाई माना था ना, वो 36 डेज में, यानी कि 36 दिन में। इस तरीके से आपका इक्वेशन जो था उसका सेकंड पार्ट बहुत ही प्यारा सा कंप्लीट। अब देखो इसका तीसरा और लास्ट पार्ट, वो है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, ठीक है, और कुछ बस द्वारा तय करती है। यानी कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, ठीक है, और शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस। यानी अगर वो यदि वो 60 किलोमीटर की रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। और फिर अगर अगली बात करें अपन, इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन रिमेनिंग बाय बस, तो उसे 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। यानी कि शेष अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करें 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः, यानी कि दोनों की बारी बारी, एक रेलगाड़ी की और एक बस की, आपको सेपरेटली रेस्पेक्टिवली उनकी स्पीड ज्ञात करनी है, उनकी चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो अपने 3.6 का लास्ट पार्ट, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बड़ा चैप्टर था, बहुत अच्छे से अपने कर लिया। सारे एग्जाम्पल आपको देखने हैं और ऑप्शनल भी देखनी है, 3.7 है वो भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें से, और कॉम्पिटेटिव में तो बहुत क्वेश्चन, बहुत माइंड भी खोलेगी, वैसा पढ़ना चाहिए। अब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ लिया था, छोटी मोटी हिंट अपने लिख लिए कि कितनी डिस्टेंस, 300 डिस्टेंस टोटल थी। 60 बस ट्रेन से करी सीधी सी बात, 240 बस से करेगी। सेकंड टाइम 100 ट्रेन से करी, 200 बस से करेगी, 4 घंटे में 10 ज़्यादा लग रहे हैं, उसमें 4 घंटा लग रहा है। सिंपल है। सबसे पहले अपन लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अपन मानते हैं द स्पीड ऑफ बस की चाल, और वो सपोज है y किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल डिस्टेंस की अगर अपन बात करें, जो बस और दोनों द्वारा डिस्टेंस कवर की जाएगी, कुल दूरी
वो है 300 किलोमीटर। ये बात, ये 3 तो अपना इक्वेशन सीधा सीधा है। अब इसमें 2 कंडीशन बन रही है ट्रेन के लिए, जो उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो उसमें कितना टाइम लगा उसको, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस। बहुत अच्छे से समझना है कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय टाइम फॉर्मूला होता है DST। डिस्टेंस यानी कि दूरी, स्पीड यानी कि चाल, T यानी कि समय। तो समय का सेपरेट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, यानी कि जो दूरी है बटा चाल हो जाएगी बराबर समय यानी कि स्पीड बटे में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा T का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 60, टाइम कितना x किलोमीटर, तो इतना लग जाएगा 60 बटे x, r का मतलब घंटा, 60/x। फिर वापस थ्योरी आई जाएगी, टाइम टेकन बाय बस टू कवर 300 माइनस 60 यानी कि 240, ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर होगा, 240 डिस्टेंस। यानी कि बस द्वारा, क्योंकि जो पीछे बच गई वो डिस्टेंस किससे तय कर रही हो, बस द्वारा 300 माइनस 60 यानी कि 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो वो हो जाएगा 240, तो वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस का दूरी बटे चाल क्या है बस की, y। ठीक है, 240 बटे y घंटे, क्योंकि बस को अपन ने y से दिखाया। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। ये तो साइड में लिख देना कहीं, ये सोल्यूशन नहीं, ऐसे लिख देना, ऐसा ब्रैकेट बना के, ऐसे कि हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। बहुत शानदार स्टेटमेंट, बहुत शानदार सोल्यूशन। चलो ये कंडीशन हो गई। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, जो क्वेश्चन में कंडीशन है। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है, पहली शर्त ये है कि ये तो बस के द्वारा, सॉरी ट्रेन के द्वारा, ये बस के द्वारा डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लग रहा है 4 घंटे, हाँ 4 आवर्स। ठीक है, चलो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसको अपन वो आगे बाद में कर लेंगे, या फिर अभी कर लो, चाहे लेट 1/x को p रख लो, 1/y को q मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60p 240q बराबर 4। तीनों में 4 कॉमन जा रहा है, तो 4 कॉमन ले लो, तो 4 का 15 बार जाता है, यहाँ पर 60 बार जाता है, और यहाँ पर 4। अब 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 15p 60q बराबर 1। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि देखो 4 कॉमन लिया तो 4 का इसमें 15 बार जाएगा, 15 चौक 60 होते हैं, फिर 6 चौक 24 यानी कि 240, 0 लग गया, और 4 से 4 फिर नीचे जा कट जाएगा, तो 15p 60q बराबर 1। ये समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड, इन सब के अब आपको इसके नीचे उतारना है। ठीक है, सेकंड का मतलब ये वाला सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड टाइम क्या करें, ये मैटर अब खत्म हो गया, कि जो अपने थोड़ी हिंट लिखी थी ना, ये काम पूरा हो गया इसका। अब उसने क्या किया, सेम थ्योरी लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस, क्योंकि वो 100 ट्रेन से कर रही है, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय का फॉर्मूला वही, कितना 100 डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस दूरी बटा स्पीड, चाल क्या है वही x, ट्रेन की तो चाल x ही है। चलो सेकंड, अगर 100 उसने ऐसे कर ली तो सीधी सी बात, अब कितने बचेगी, 300 में से 100 चले जाएंगे तो 200, मतलब सेम जो ऊपर थ्योरी लिखी थी, ये जो 2 लाइनें लिखी थी ना वो क्यों लिखनी है, उसमें कितना टाइम लग जाएगा, हिंदी वाले भी लिख देना। ठीक है, लगा समय, तो 200 हो जाएगा अपॉन y हो जाएगा, क्योंकि ये बस है, ध्यान रखना ये बस है और ये ट्रेन रेलगाड़ी है। कितना शानदार है। तो अब सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन जैसे अपन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन बनाई थी, अब यहाँ सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन का मतलब दूसरी शर्त क्या बन जाएगी,
इसकी तरह बन जाएगी कि 100/x प्लस 200/y, और उसको टाइम लग रहा है 4 घंटे में 10 मिनट ज़्यादा। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड में समझ लो। जब भी 4 घंटे में दे रखा हो और इसके बाद में 10 मिनट और दे रखी हो, तो क्वेश्चन तो अपन को पूरा का पूरा एक में लिखना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है 4, और इसको भी मिनट को 10 घंटे में बनाने के लिए 10/60। 10/60 क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, मिनट बटे मिनट 10 मिनट थी, अपॉन में 60 मिनट कर दिया, इससे ही कट जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 and 1/6 यानी कि 24, 25/6। ये तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व करना आता होगा, यानी कि मिश्र भिन्न को भिन्न में चेंज करना आता होगा। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन चेंज कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले ऐड कर दो, 6 4 24 और 125/6। ये टाइम हो गया, घंटे में चेंज हो गया। तो 24/6 आर। ठीक है, यही तो था भाई। देखो 4 था और 10/60 था, हाँ यही था ना। इससे कटे 24 से 25 बटे आ गया, सॉरी 25/6, 25/6 आवर्स हो गया, ये घंटा हो गया। अब इसमें भी सेम सिमिलरली करके लिख देना, क्योंकि बार बार एक्स और वाई तो पी और क्यू तो मान चुके ना, तो बार बार मानने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार तो ये हो जाएगा 100p 200q 25/6। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, इसको इससे किया तो ये बन गया 600, 1200, 600, 1200, और इधर तो सॉरी अच्छा पी और क्यू तो लिखा ही नहीं ना यार, 600p और 1200q, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये 1200 और 25 अपनी जगह रह जाएगा एज इट इज। अब अपन क्या करेंगे, तीनों में जो कॉमन जा रहा है वो ले लो। 25 जा रहा है तो 25 कॉमन लिया तो 25 का इसमें चला जाएगा 25 2 जा, 25 दूना 50। ठीक है, देखो 25 दूना 50, बच गया 1, यहाँ पर बच गया 10, बन गए 100, 25 चौक 100, सीधा 25 का डिवाइड कर लो तो 24p हो गया। फिर 25 का इसमें वापस किया तो 25 चौक 100, 25 4 जा 100, बच के 20, 25 8 जा 480। देखो यहाँ तक गया, अपन एक बार किया था तो 8 4 बार गया, बच के 20 हो गए, तो हाँ 48। ठीक है, और वैसे भी कॉमन सेंस है कि 600 में 24 तो 1200 में 48 है। ठीक है, ये हो जाएगा q बराबर 25। अब 25 से 25 कट जाएगा तो 24p 48q, 25 के नीचे 25 ख़त्म, क्योंकि ये वाला नीचे चला जाएगा, तो 24p 48q बराबर 1। ये अपना समीकरण 2। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो, समीकरण 1 समीकरण 2 बन चुका है। एक तो ये रहा 15 60 1 24 48 1। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर अब इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से करते हो तो फिर वो थोड़ा हार्ड वर्क हो जाएगा, और वो आपकी इतनी अच्छी, कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क है ही नहीं, आप इतने ईमानदार, क्या नाम, इतना अच्छे इंटेलिजेंट नहीं है आप, क्योंकि इसको आप एलिमिनेशन से करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। कैसे? अगर पी को बराबर करोगे तो न जाने कितने से वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर होगा अपन कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मैं जितने तरीके आपको बता रहा हूँ कहाँ पर कौन सा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में फिट करनी है। ठीक है, कि मैं कहाँ पर कौन सी चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक पता चल रहा है आपको भी वज्र गुणन विधि द्वारा, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी जा रही है इसलिए। क्योंकि p बराबर करोगे तो कब करोगे, 15 24 है, मल्टीप्लाई करके देखो कहाँ जाएगा। इसलिए अपन को ऐसा करना है कि 15p प्लस 60q माइनस 1 बराबर 0। ये बन गया समीकरण 3, मॉडिफाई हो गया, क्योंकि इसके अंदर लाते हैं -1 और 1 ही रहने तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 ही है, इसमें मॉडिफाई तो कुछ किया नहीं। 24p और 48q और -1 बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड। ये होगी दोनों। ठीक है, 1 और 2। और इसके अंदर क्या करते हैं, वो a1 a2 b1 b2 रखते हैं ना, वो वाला फॉर्मूला, ये मतलब मेथड। a1 तो 15, a2 24, b1 60, b2 48, c1 -1, c2 भी -1। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। b1 b2 ऊपर x है, c1 c2, अब y आ जाएगा, a1 a2 1 आ जाएगा, b1 b2। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको, वैसे कोई बात नहीं, कैसे भी कर लेना, लेकिन ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। मैं तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखता हूँ, आपको बताइए। b1 c2 माइनस b2 c1,
B2 C1 बराबर y की वैल्यू C1 A2 लिखो चाहे A1 C2 लिखो, तो सॉरी A2 C1 लिखो, फिर इधर C2 A1 लिखो चाहे A1 C2 लिखो, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से लेते हैं अपन A1 C2, 1 में A1 B2 और A2 B1, माइनस लगाना बीच में, तो फॉर्मूला तो मैंने याद करवाई दिया आपको, ये बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। और x की वैल्यू B1 कितना 60, C2 -1, B2 कितना 48, C1 कितना -1, A2 कितना 24, C1 कितना -1, A1 कितना 15, C2 -1, A1 कितना 15, B2 48, A2 24, B1 60। चेक कर लो A2 B1 A1 B2, ठीक है। फिर यहाँ आ जाते हैं अपन A1 C2 A2 C1, इधर B1 C2 B2, ठीक है। चलो कोई मिस्टेक नहीं है, तो x का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ 60 को -1 से करेंगे तो -60, माइनस हो गया प्लस, ठीक है। y में हो जाएगा -24, माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का हो जाएगा, ये 15 की टेबल बोलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जाएगा। 15 8 120 का मतलब 0 हो गया, 12 आंसर लग गई, 12 कैरी लग गई, फिर 15 4 60 और 72, ठीक है। ये हो जाएगा 15 डायरेक्ट बोल दिया अपन ने, और ये हो जाएगा 0 6 4 24, 2 12 और 2 14 24, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आई थिंक मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि 15 8 120, तो 12 कैरी, 15 4 60 और 12, हाँ ठीक है। अब अपन कर देते हैं x की वैल्यू हो जाएगी -12, क्योंकि 50 60, हाँ, और ये हो जाएगा माइनस का आपके 15 से 5 या 9, और ये हो जाएगा माइनस का, सारे माइनस के हैं क्या, ये हो जाएगा 0 4 में से 2, फिर 14 में से 7 720 बच जाएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू उसकी। ये 3 पार्ट बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक बार अपन बात कर लेते हैं बाय पार्ट, फर्स्ट एंड पार्ट 3, यानी कि खंड फर्स्ट व खंड 3 से। फर्स्ट x अपॉन -12 और थर्ड 1 अपॉन -72, ठीक है। ऊपर कर लेते हैं, अभी तो यहीं कर लेंगे, चलो। फिर ये हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी -12, नीचे ये है ही, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/60। तो अब आप ये सोचोगे कि x की वैल्यू 1/60 आ चुकी, तो आंसर आ गया, नहीं, ये x वो नहीं है। तो एक काम करना, ये एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, उसमें अपन x और y यूज़ करते हैं। अपन इस x की जगह जो अभी अपन ने रखा है वो PQ रख लो। समझ में आ गई क्या? अब समझ में ज़्यादा बेटर आएगी, क्योंकि एक बार मैंने एक्स वाई सीखा, वरना आप सोचते PQ क्यों रख लिया। अब समझ में आ गई, क्योंकि एक्स वाई तो अपन ने स्पीड को रखा है, तो यहाँ पर अपन PQ रख लेते हैं ताकि डिफरेंट समझ में आ जाए, वरना सारा मिक्स हो जाएगा। तो जहाँ पर x है वहाँ P और Q, क्योंकि अपन ने 1/x को P माना था और ये Q माना था, तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आएगा, अब तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये चीज़ x और y की जगह P और Q क्यों रखा, क्योंकि हमने लिया है। हाँ, आप इसकी जगह A भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? P की, बिल्कुल सही है, P की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब अपन ले लेंगे बाय सेकेंड एंड थर्ड, यानी पार्ट सेकेंड और थर्ड, यानी खंड सेकेंड और थर्ड से। तो सेकेंड है Q/-9 और 1/-720, तो Q की वैल्यू -9 ऊपर चला जाएगा और -720 नीचे, माइनस से माइनस कट जाएगा और एक से कट जाएगा, तो 1/80, क्योंकि 9 8 72, तो Q की वैल्यू 1/80, P की वैल्यू 1/60। अब समझ में आ गई? क्योंकि ये या फिर XY रखते हो फिर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये XY वो XY नहीं है, तो फिर यहाँ चेंज करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये 1/x तो जो अपन ने माना था वो, और ये P और Q अपन ने उनकी जगह रखा वो, तो ये वही रखना है जो वहाँ रखा था। वहाँ चाहे आप कुछ भी रखो, A भी रखो, तो भी रख लो, ठीक। अब आंसर आ जाएगा 1/x बराबर P, तो 1/x बराबर P की वैल्यू क्या आई थी? 1/60।
एक्स को इधर 60 को इधर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। ऐसे ही 1/y बराबर क्यू, तो 1/y बराबर 1/80, तो y उधर 80 इधर, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 80। ठीक है, x 60 y 80। x का मतलब जो रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड तो हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बस है, ठीक है, जिसको अपन ने y माना था, हाँ, वो हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये आपका आंसर। शानदार क्वेश्चन, एक से बड़े एक थे, इसको इसी मेथड से करना ज़्यादा इजी पड़ेगा। इस तरीके से अपनी ओवरऑल 3.6 शानदार कंप्लीट हो गई है। ऑप्शनल भी आपको देखना है, वो भी मैं बहुत शानदार तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, ओके।